हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रोंकाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, पैरामेडिकल के जो डिफरेंट कोर्सेज होते हैं सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। एंड ब्रोंकाइटिस को हम स्टडी करेंगे अंडर डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे कि ब्रोंकाइटिस का डेफिनेशन, उसके टाइप्स, इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर्स, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रोंकाइटिस क्या है। तो ये थियोरी में जाने से पहले मैं आपको एक उसका समरी देना चाहूँगी कि ये होता क्या है। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी यहाँ पर ये ह्यूमन बीइंग का फोटो बना हुआ है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम शो हो रहा है। तो एयर कैसे ट्रैवल करती है फ्रॉम द नोज टू द फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ये जो इस टाइम जहाँ पर लेज़र बीम है ये ट्रैकिया है, जो कि सिंगल होता है, और फिर ये दोनों लंग्स में एंटर करता है इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस। तो ये जो ब्रोंकाई होते हैं या ब्रोंकस जो है ये आगे और ब्रांच्ड हो जाता है, मतलब डिवाइड और रीडिवाइड होता है, मतलब इसके आगे आगे ब्रांचेस या शाखाएं बन जाती हैं और अल्टीमेटली ये जाकर एंड होता है। देखो इस तरफ जहाँ पर लेज़र बीम है वहाँ पर ध्यान दो। तो ये अल्टीमेटली एंड होता है इन दीज एल्वियोलाई। ये छोटे छोटे जो बलून जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है इसे एल्वियोलाई कहते हैं। ये लास्ट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी ट्री का। सो फ्रेंड्स, एयर जाती है फ्रॉम द नोज टू द फेरिंग्स, लैरिंग्स और फिर ट्रैकिया। उसके बाद जाती है एयर इन द ब्रोंकस, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शरी, और ऐसा करते करते अल्टीमेटली कहाँ पर पहुँचती है, इन द एल्वियोलाई। और जो एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई के वॉल्स में होता है। सो फ्रेंड्स, ये तो था एयर पैसेज। अब ब्रोंकाइटिस में क्या होता है ना कि जो रेस्पिरेटरी ट्री है या जो ब्रोंकाई हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके जो डिविजन्स हैं, लेवल्स हैं, उनमें इंटरनल जो लाइनिंग होती है, जो कि आपको ये सर्कल वाले फिगर में भी दिख रही होगी, पिंक जो सेल्स दिख रहे हैं आपको। तो जो इंटरनल लाइनिंग है ब्रोंकाई की, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से गॉबलेट सेल्स या जो म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रीशन करने लगते हैं म्यूकस का, जो कि यहाँ पे आपको फिगर में हर एक जगह ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा म्यूकस है ये जम जाता है पूरे रेस्पिरेटरी ट्री में, और ये बन जाता है कारण कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन का। तो अब हम देखेंगे एग्जैक्ट डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज ब्रोंकाइटिस? Bronchitis is an inflammation of the mucous membrane of the bronchi. Bronchi की जो internal lining है mucous membrane, उसकी inflammation को bronchitis कहते हैं। और अगर हम clinically देखें तो it is defined as persistent cough, continuous cough with expectoration, expectoration के साथ, on most days, ज़्यादातर दिनों के लिए, फॉर एटलीस्ट 3 months ऑफ द ईयर, एक साल में एटलीस्ट 3 महीने, फॉर 2 or more कंजेक्यूटिव ईयर्स, लगातार 2 साल। तो यदि किसी पेशेंट को 2 साल या उससे ज़्यादा पर ईयर एटलीस्ट 3 महीनों तक ज़्यादातर दिनों में उसे कफ विद एक्सपेक्टोरेशन है तो उसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये एक्चुअली देखा जाए तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की ये डेफिनेशन है। अब ये जो कफ होती है, द कफ इज कॉज्ड बाय ओवर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कफ का क्या रीज़न होता है। और दिस कंडीशन इज मोस्टली एसोसिएटेड विद एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकाइटिस जनरली साथ साथ चलते हैं, और इसको COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ भी बोला जाता है। बच्चों, इस कंडीशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। हम देखेंगे ये दोनों क्या हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है, नाम से ही पता चल रहा है, एक्यूट मीन्स ये सडन ऑनसेट या अचानक ये बीमारी पेशेंट को होती है। मोस्टली ये इन्फेक्शन की वजह से होती है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से, इसलिए ये एक्यूट है। इसमें जनरली कफ विथ ग्रीन स्पूटम, ये याद रखना है आपको, MCQ में पूछते हैं ये कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस में स्पूटम का कलर क्या होता है। इसके अलावा चेस्ट डिस्कम्फर्ट, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया, ये सारे मेन सिम्टम्स हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस के, और ये कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक रहता है। नेक्स्ट जो टाइप है इट इज़ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस।
तो जनरली ब्रोंकाइटिस जब हम बोलते हैं तो उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ही माना जाता है एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट म्यूकस प्रोड्यूसिंग कफ। ये जो डेफिनेशन हमने पहले लिखी थी एग्जैक्टली वही है। इसमें जो कफ है वो ज़्यादातर दिनों के लिए रहती है फॉर 3 months ऑफ अ ईयर, एक साल में कम से कम 3 महीने। और ये चीज़ कम से कम 2 साल जब रिपीट हो जाए तो उसे हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मानते हैं। और इसमें जो रीज़न होता है कफ का वो पता नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल कफ है पेशेंट को विद एक्सपेक्टोरेशन। सेकेंडली, पेशेंट ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी महसूस करता है ऑफ वेरिंग डिग्रीज, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, बट ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी एक मेन सिम्टम है। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। तो इस डिज़ीज़ की डेवलपमेंट कैसे होती है, सबसे पहले जो रीजंस है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। इटियोलॉजिक फैक्टर्स जैसे कि स्मोकिंग, अगर इटियोलॉजिक फैक्टर्स रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हो तो इन्फ्लेमेशन होगा जिसकी वजह से फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा या सेलुलर कलेक्शन हो जाएगा इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसकी वजह से देयर विल बी एडीमा एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, जिसकी वजह से परसिस्टेंट या लगातार खांसी होगी एंड दैट इज ब्रोंकाइटिस। अब जो मैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रही थी वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं या रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं या कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला रीज़न है स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट पीते हैं वो तो अपनी लंग्स ख़राब करते ही हैं। जो लोग उस पर्सन के आसपास होते हैं जो सिगरेट नहीं पी रहे हैं, स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, बट वो धुआं उनके अंदर जा रहा है, उनको हम कहते हैं पैसिव स्मोकर्स। तो ऐसे लोग भी एट रिस्क होते हैं ऑफ डेवलपिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेज लाइक ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट हो सकता है इन्फेक्शंस, ये जनरली एक्यूट ब्रोंकाइटिस में देखे जाते हैं। देन ऑक्यूपेशन, अगर कोई पर्सन ऐसी फैक्ट्रियों में काम कर रहा है या ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है जहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स हैं या छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे कॉटन की मिल हो या प्लास्टिक फैक्ट्री हो, तो दे आर ऑल्सो वल्नरेबल। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं परसिस्टेंट कफ के बारे में कि बहुत ज़्यादा खांसी होती है पेशेंट को, लगातार खांसी होती है एंड सूखी खांसी नहीं है, इसमें बहुत सारा कोपियस मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन होता है बहुत लंबे समय तक ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। देन मॉर्निंग कैटार, मतलब थ्रोट क्लियरिंग या गला साफ करना पड़ता है सुबह उठते साथ ही, इतना ज़्यादा रेशा चेस्ट में भरा होता है, और विंटर के टाइम में ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। देन डिस्निया ऑन एक्सर्शन, कुछ भी छोटा मोटा काम करने पर भी सांस फूल जाती है। नेक्स्ट है साइनोसिस, मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जैसे कि लिप्स, नेल्स, स्किन, और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव ऑक्सीजनेशन। इसके अलावा एडिमा या स्वेलिंग भी हो सकती है ऑफ द फेस, लेग्स एंड सो ऑन। तो इसलिए इन पेशेंट्स को पहले के समय में ब्लू ब्लोटर्स बोला जाता था, बट आजकल ये टर्म यूज़ नहीं की जाती है। इसके अलावा देयर विल बी रेकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, रिपीटेड इन्फेक्शंस इनमें कॉमन होते हैं। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस। तो इसमें सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन। देन चेस्ट एक्सरे से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लंग फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री, जिसमें हम लंग्स कितने केपेबल हैं, ऑक्सीजन कितना ले सकते हैं, कितना एक्सपीरेशन कर सकते हैं, इंस्पिरेशन कर सकते हैं, वो सब वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ हम इसमें जान पाएंगे। उसके बाद सीटी स्कैन भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, और आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो आर्टरीज में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन और CO2 इनका कॉन्सेंट्रेशन, सैचुरेशन, ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे, जिससे हमें डिज़ीज़ कितना कम या ज़्यादा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, अब हम मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि अगर पेशेंट स्मोकर है तो उसे स्मोकिंग को बिल्कुल रोकना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। अगर पेशेंट का ऑक्यूपेशन ऐसा है कि वो पार्टिकुलेट मैटर या डस्ट अवॉइड नहीं कर सकता है तो उसे मास्क ज़रूर यूज़ करना चाहिए। देन ब्रोंकोडायलेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं एयरवेज को ओपन करने के लिए, ब्रोंकोडायलेशन के लिए। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किए जा सकते हैं इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि स्वेलिंग हो या पेन हो, फीवर हो, इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। देन कफ सप्रेसेंट्स, खांसी से आराम मिले इसलिए कफ सप्रेसेंट्स यूज़ हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के।
एंड सपोर्टिव थेरेपी भी दी जा सकती है, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइजर थेरेपी एंड सो ऑन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो इंटरवेंशन किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रोंकाइटिस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस के लिए। बाय फॉर नाउ, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।